हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, प्रॉपर चीज़ों का रिवीजन कर रहे होंगे और एमसीक्यू जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सॉल्व कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 10 हमारी जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीपीएट 2021 का। तो फ्रेंड्स, जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दूं कि फ्रेंड्स इससे पहले भी हम पार्ट इसके अपलोड कर चुके हैं। उनकी लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के डिस्कशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो टॉपिक हमने रखा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते किसे हैं फ्रेंड्स। यानी कि द केमिकल रिलीज बाय न्यूरॉन्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। यानी कि ऐसे केमिकल जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू रिलीज़ किए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब फ्रेंड्स, इसके कुछ क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट वे हैं क्लासिफिकेशन के कि हम कैसे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किस किस वे में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास। तो क्लास में हम देखेंगे कि सबसे पहले जितने भी अमाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, आप देखेंगे कि एसिटाइल कोलिन आपको देखने को मिलेगा, डोपामीन देखने को मिल जाएगा, यानी कि अमाइन डेरिवेटिव में सारे। नॉन एड्रेनलिन देखने को मिल जाएगा, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है एंड इपिनेफ्रिन। यानी कि अमाइन डेरिवेटिव जितने भी हैं वो आपको अमाइंस कैटेगरी के अंदर मिल जाएंगे। जबकि जो ऐसे अमीनो एसिड जो ड्राइव हुए हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ड्राइव हुए हैं अमीनो एसिड कैटेगरी से या अमीनो एसिड से, तो उनको हम रख देंगे अमीनो एसिड कैटेगरी में। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, उसका एग्जांपल गाबा है या एस्पार्टेट है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामेट है। ये सारे के सारे ऐसे एग्जांपल हैं फ्रेंड न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो ड्राइव हुए हैं अमीनो एसिड से। तो फ्रेंड्स, इनके आगे भी अगर हम इन फ्यूचर भी हम इनका डिस्कस करेंगे कि इनका जो डेराइव हुए हैं ये किस पाथवे के थ्रू हुए हैं और कैसे कैसे इनकी सिंथेसिस हुई है इन पर्टिकुलर अमीनो एसिड से। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ है न्यूरो एक्टिव पेप्टाइड्स, या जिनको हम ये न्यूरो एक्टिव पेप्टाइड्स फ्रेंड्स, ये पार्शियल लिस्ट आपके यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फ्रेंड, तो कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हम देखें कि जो ब्रेडिकाइनिन है आपका एग्जांपल, कोलिसिस्टिकाइनिन है, गैस्ट्रीन है, सिक्रेटिन है। फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जांपल आप देखेंगे कि न्यूरोपेप्टाइड वाई है, सब्सटेंस पी है, ग्रोथ हार्मोन है फ्रेंड्स। बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे आप हमने मेंशन किए हुए हैं फ्रेंड्स, आप इनको याद रख लें। और एक लास्ट कैटेगरी आती है फ्रेंड्स की सॉल्युबल गैसेस। अब सॉल्युबल गैसेस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, या तो आपको देखने को मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपको याद रख लेना है फ्रेंड्स कि ये थी इनका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दियर क्लास। यानी कि कौन से अमीनो एसिड किस कहाँ से ड्राइव हुए हैं उनके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन करना। लाइक कुछ अमीनो एसिड, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो अमाइन डेरिवेटिव हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि अमीनो एसिड से ड्राइव हुए हैं, कुछ न्यूरोपेप्टाइड एंड कुछ सॉल्युबल गैसेस हैं। तो उनके बेस पे ही इनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। सेकंड क्लासिफिकेशन की फ्रेंड्स मैं बात करूं, वो क्लासिफिकेशन है इनके एक्शन पे। यानी कि हम देखेंगे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कुछ क्लास न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो एक्साइटेटरी एक्शन शो करते हैं, जबकि कुछ हैं जो इनहिबिटरी, और कुछ ऐसे हैं फ्रेंड्स की जो दोनों टाइप की एक्टिविटी शो करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल इनके डिस्कस कर लेते हैं कि एक्साइटेटरी कौन से हैं। यानी कि जो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे आपको एक्शन क्या देखने को मिलेगा कि जो हम पढ़ते हैं ईपीएसपी, यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके एग्जांपल अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ग्लूटामेट है, एस्पार्टेट है, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, एटीपी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रेंड्स। तो एटीपी को भी कभी कभी फ्रेंड्स न्यूरोट्रांसमीटर के क्लासिफिकेशन में ले लिया जाता है, तो आपको याद रखना है, अगर आपको आता है तो एटीपी आपको वहाँ पे याद रखना है एज ए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जबकि हम बात करें फ्रेंड्स कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की, तो आप देखेंगे ग्लाइसिन, गाबा एंड टोरिन। ये तीनों के तीनों आपको याद रख लेने हैं फ्रेंड्स। ग्लाइसिन और गाबा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रख लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि दोनों एक्शन शो करते हैं, यानी कि एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी। तो बहुत में एक्शन में अगर देखेंगे कि एसिटाइल कोलिन सबसे पहला एग्जांपल हमने यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामीन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड है फ्रेंड्स, जो कि सॉल्युबल गैसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इंडोर्फिन है, इनकेफिलिन है एंड सब्सटेंस पी। ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे हैं जो कि एक्साइटेटरी भी शो करते हैं और इनहिबिटरी भी। वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि उनकी रिसेप्टर कौन सा है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका पर्टिकुलर
किस ऑर्गन पे वहाँ पे वर्क हो रहा है फ्रेंड्स, इस चीज़ के ऊपर इनका एक्शन डिपेंड करता है। तो ये था फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। आप इन दोनों तरह के क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद रख लें, कौन सी किस कैटेगरी के अंडर आ रहा है और कौन सा मैकेनिज्म के आधार पर किस कैटेगरी के अंडर आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको याद रख लेना है एक्साइटेटरी कौन से हैं, इनहिबिटरी कौन से हैं और दोनों कौन से हैं, और कौन से अमीनो एसिड से डेराइव्ड हैं, कौन सा अमाइन से डेराइव्ड हैं, कौन से न्यूरोपेप्टाइड हैं और कौन से सोल्यूबल गैसेस हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो हमने रखा है वो है क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड। तो आपको फ्रेंड्स पता होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ते हैं कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो कंडक्ट किए जाते हैं बाय शेड्यूल वाई को फॉलो करते हुए। तो फ्रेंड जितनी भी गाइडलाइंस और रूल्स हैं वो शेड्यूल वाई में आपको क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि फ्रेंड्स रूल 122 हैं जो फ्रेंड्स, उनके अंदर सारी गाइडलाइन क्लिनिकल ट्रायल की अवेलेबल हैं कि कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, कौन सा कंपनसेशन रहेगा, कौन सी कंडीशंस हैं, कैसे अप्रूवल लेना है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे फ्रेंड्स। जो रूल नंबर 122 है उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप चाहें तो गूगल पे एक बार सर्च करके इसको भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल के कौन कौन से फेज़ होते हैं और उन फेज़ का मतलब क्या है, उनमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये टेबल जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 4 फेज़ देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4। एक और स्टेज जो फ्रेंड्स आपको देखने को मिल रहा है उसे हम बोलते हैं जीरो फेज़। यानी कि जीरो फेज़ फ्रेंड्स सबसे पहला फेज होता है एक्चुअल में, जिसको हम माइक्रो डोजिंग भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स इस माइक्रो डोजिंग में हम करते क्या हैं, आपको बता देता हूँ कि बहुत ही स्मॉल नंबर में हम हेल्थी वॉलेंटियर लेते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ जो आपको समझने वाली है कि माइक्रो डोजिंग का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया फ्रेंड्स, ये हम इन फ्यूचर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रो डोजिंग का कंसेप्ट आया ही क्यों, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। लेकिन अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि माइक्रो डोजिंग में करते क्या हैं। जो एक्चुअल डोज होती है, यानी कि हमने जब डोज कन्वर्जन किया प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल की तरफ, तो हमें जो डोज मिली उसकी हम 1:100 पार्ट देंगे। यानी कि 100 पार्ट फ्रेंड्स हमको देने पड़ेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि डोज हमारी 100 mg आई, तो हमें ओनली 1 mg देनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जबकि यहाँ पे आप मैक्सिमम देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 माइक्रोग्राम आपको यहाँ पे मैक्स दिया हुआ है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स, कि इससे बेनिफिट ये हो जाएगा आपको कि अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पे अगर डोज से कोई फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर आपको सही नहीं मिल रहे हैं, कोई टॉक्सिसिटी मिल रही है इस डोज पे, तो आप फेज़ 1 के साथ नहीं जाएंगे। उससे आपकी जो कॉस्ट है फ्रेंड्स, जो कॉस्ट आपका जो कंपनसेशन वहाँ पे आने वाला था, जो कॉस्ट आपकी वहाँ पे फेज़ 1 के लिए आने वाली थी, वो आपकी यहाँ पे रिड्यूस डाउन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे सब कुछ आपको सही मिलता है, माइक्रो डोजिंग में आपको कोई साइड इफेक्ट, कोई फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर सारे के सारे अच्छे मिलते हैं, तो आप फेज 1 के साथ जाएंगे, जिसे हम फ्रेंड्स ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी जो फेज है उसके नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंडक्ट किन पे की जाती है, ये सारी की सारी जो फेज हैं फ्रेंड्स, फेज 1 वो कंडक्ट किया जाता है हेल्थी वॉलंटियर्स पे, और इसमें जो नंबर्स हैं वो 20 to 100 लिए जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ये याद रख लेनी है कि फ्रेंड्स जो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ डिजीज़ हैं, कुछ जिनके अंदर हम वॉलंटियर को नहीं लेते, जैसे कि एड्स, कैंसर, इन डिजीज़ के अंदर फ्रेंड्स हम वॉलंटियर को जो लेंगे वो डिजीज़ वॉलंटियर लेंगे, यानी कि हेल्थी वॉलंटियर नहीं लेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, जो हम किस तरह की हम स्टडी डिजाइन करते हैं कि वो ओपन लेवल स्टडी होती है, कोई ब्लाइंडिंग नहीं होती उसमें। अब क्यों की जाती है वो चीज़ समझ लीजिए, यानी कि मैक्सिमम जो टॉलरेबल डोज है उसको कैलकुलेट करने के लिए, और सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी है जो उसको यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं, जिसको हम थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी फेज भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो हम नंबर्स ऑफ कैंडिडेट लेंगे वो लेंगे फ्रेंड्स 100 to 150। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जो पेशेंट लिए जाएंगे वो होमोजीनियस पॉपुलेशन ली जाएगी सारी की सारी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किस तरह की स्टडी होगी, तो यहाँ पे सिंगल ब्लाइंडेड कंट्रोल स्टडी होगी। यानी कि जो जिनको ड्रग दी जा रही होगी उन्हें नहीं पता होगा फ्रेंड्स कि हमें प्लेसिबो दी जा रही है या एक्चुअल में स्टैंडर्ड ड्रग दी जा रही है, तो वहाँ पे उसको अननोन रहेगा, यानी कि सिंगल ब्लाइंड रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किस लिए होता है, कि इसको जैसे कि मैं बोल चुके हैं, इसको थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी फेज है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एस्टेब्लिश करते हैं थेराप्यूटिक एफिशिएंसी। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, डोज रेंजिंग एंड सीलिंग इफेक्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेज़ 3 की, तो फेज़ 3 को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी, यानी कि फेज़ 2 में हमने एक्सप्लोर तो कर लिया, अब उसको हमें कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट की ज़रूरत होती है, तो 5000 पेशेंट यहाँ पे अप्रोक्स लिए जाते हैं, और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से, यानी कि डिफरेंट सेवरल सेंटर से, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं फ्रेंड। जबकि होमोजीनियस पॉपुलेशन में देखेंगे आप, एक पर्टिकुलर सेंटर होता है, वहीं के नज़दीक सारी पॉपुलेशन ली जाती है फ्रेंड्स। इसमें देखेंगे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डबल ब्लाइंड स्टडी है,
और रैंडमाइज कंट्रोल है। डबल ब्लाइंड में क्या होगा फ्रेंड्स, जो ले रहा है उसको भी नहीं पता होगा और जो इन्वेस्टिगेटर है जो ड्रग्स दे रहा है उसको भी नहीं पता होगा कि मैं कौन सी ड्रग किसको दे रहा हूँ, ठीक है। ओनली स्पॉन्सर जो कर रहा है उसको पता चलेगा कि कौन सी ड्रग दे रहे हैं, किसको प्लेसिबो दे रहे हैं, किसको एक्चुअल में स्टैंडर्ड ड्रग दे रहे हैं। तो ये जैसे कि बोल चुके हैं पहले से ही कि थेराप्यूटिक एफिशिएंसी को कन्फर्मेटरी फेज है, इसमें कन्फर्म कर रहे हैं और एक एस्टेब्लिश कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ ड्रग रिलेशन टू एग्जिस्टिंग थेरेपी, यानी कि एग्जिस्टिंग थेरेपी के साथ एक वैल्यू क्या है, यानी कि रिलेशनशिप क्या है जो हमारी ये न्यू इंटरवेंशन है। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ फोर्थ फेज की, जिसको पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस भी बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ड्रग को अप्रूव होने के बाद मार्केट में हम देखेंगे कि ये बहुत सारी पॉपुलेशन, फ्रेंड्स जितनी भी पॉपुलेशन उस ड्रग्स को यूज कर रही है उन सब का डाटा यहाँ पे लिया जाएगा फिजिशियंस के द्वारा। उनको कोई एडवर्स रिएक्शन तो शो नहीं हो रही है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो उस चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाएगा। जैसे कि देखें फ्रेंड्स कि टू नो रियर एंड लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं उस ड्रग के, तो उन चीज़ों को यहाँ पे देख लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ कुछ और चीज़ की कि उसके रिजल्ट कितने टाइप के आएंगे। फ्रेंड्स अगर आप देखें कि क्लिनिकल ट्रायल्स के जो रिजल्ट आएंगे वो 4 तरह के आपको देखने को मिलेंगे आउटकम। सबसे पहले मैं बात करूँगी पॉजिटिव ट्रायल। पॉजिटिव ट्रायल में आप देखेंगे कि जो आपका ड्रग है वो स्टैंडर्ड के मुकाबले अगर उसकी कंपेरिजन करें तो आपकी ड्रग है जो वो अच्छे रिजल्ट शो कर रही है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। जबकि नेगेटिव की बात करें तो फ्रेंड्स आपकी ड्रग स्टैंडर्ड के कंपेयर में अच्छे रिजल्ट जो हैं इतने शो नहीं कर रही है, यानी कि अगर देखें तो कम रिजल्ट उससे शो कर रही है स्टैंडर्ड के कंपेयर में। जबकि नॉन इन्फीरियर की बात करें तो फ्रेंड्स आपकी जो ड्रग है उसका इक्विलेंट बोल सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड और आपकी ड्रग है जो वो इक्वल है। जबकि इनकन्क्लूसिव में हम कोई कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाते, यानी कि हम ना तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ड्रग बेटर है ना उससे कम है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 4 टाइप के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आप इन्हें भी अच्छी तरह याद कर लें कि कौन कौन से आउटकम्स हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने यहाँ पे रखा है फ्रेंड्स वो है कोलिनेस्टेरेजिस से रिलेटेड। आपको पता है फ्रेंड्स कि 2 टाइप के हमें कोलिनेस्टेरेज देखने को मिलते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजिस एंड ब्यूटेराइल कोलिनेस्टेरेजिस। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजिस है जो ट्रू कोलिनेस्टेरेजिस के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ब्यूटेराइल कोलिनेस्टेरेज को हम स्यूडो कोलिनेस्टेरेज बोलते हैं। फ्रेंड इसको हम देखा जाए तो हम स्पेसिफिक भी बोलते हैं जबकि स्यूडो को हम नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है वो चीज़ आपको याद रख लेनी है। जितनी भी कोलिनर्जिक साइट हैं, आरबीसी हैं, ग्रे मैटर है, उसमें एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज मिलता है। जबकि प्लाज्मा, लीवर, इंटेस्टाइन एंड वाइट मैटर में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ब्यूटेराइल कोलिनेस्टेरेज। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हाइड्रोलिसिस कौन कौन से जो हमारी ड्रग्स हैं या कौन कौन से हमारे जो केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर हैं या कुछ जो नेचुरली कंपाउंड हैं हमारे अक्रिंग, कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनको ये हाइड्रोलाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करें कि एसिटाइल कोलिन को कौन सा, अगर हम देखें एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस बहुत ही फास्ट हो जाता है किसके, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज से, इन माइक्रो सेकंड में आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। जबकि अगर देखें कि क्योंकि ब्यूटेराइल कोलिनेस्टेरेज अगर देखें कि आप नॉन स्पेसिफिक है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे स्लो एक्शन देखने को मिल रहा है। जबकि मीथाकोलिन की अगर मैं बात करूँ तो स्लोवर है यहाँ पे एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज के द्वारा एसिटाइल कोलिन के कंपेरिजन में, जबकि ब्यूटेराइल कोलिनेस्टेरेज यहाँ पे उसको हाइड्रोलाइज ही नहीं कर पाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बेंजोइल कोलिन है और ब्यूटेराइल कोलिन है, ये दोनों की दोनों हाइड्रोलाइज नहीं होती फ्रेंड्स एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज से, जबकि दोनों की दोनों हाइड्रोलाइज होती हैं ब्यूटेराइल कोलिनेस्टेरेज से। तो ये फ्रेंड्स जो मैं ड्रग के एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि कई बार ये पूछे जा चुके हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस शो करता है, कौन सी ड्रग रेजिस्टेंस है ब्यूटेराइल कोलिनेस्टेरेज के लिए, या पूछ लिया जाएगा कौन सी ड्रग रेजिस्टेंस है एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज के लिए। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कौन सी ड्रग एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज से हाइड्रोलाइज हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। कुछ और एग्जांपल भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं 1-2 ड्रग्स के। अब देखते हैं कि फ्रेंड्स एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को अगर इनहिबिशन करना है तो कौन सी ड्रग से इनहिबिट कर सकते हैं, वो है फाइजोस्टिगमीन। जबकि ब्यूटेराइल कोलिनेस्टेरेज की अगर हम बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो उसके लिए ये ज़्यादा सेंसिटिव है। फंक्शन अगर देखें कि टर्मिनेशन ऑफ एसीएच एक्शन, यानी कि एसीएच एक्शन आप सुन चुके हैं फ्रेंड्स कि एसीएच के एक्शन को एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज के एक्शन को ये बहुत जल्दी टर्मिनेट कर देता है। क्यों, क्योंकि ये मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में अपना एक्शन दिखा रहा है, बहुत फास्ट एक्शन है, तुरंत हाइड्रोलाइसिस कर देगा एसिटाइल कोलिन का। जबकि यहाँ पे देखें कि जो इंजेस्टेड एस्टर्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस हो रहा है ब्यूटेराइल कोलिनेस्टेरेज के द्वारा। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी हैं फ्रेंड्स कि आप देखेंगे एसिटाइल कोलिन और मीथाकोलिन का हमने डिस्कस किया है। जबकि जो बचे हैं कार्बाकोल और बीथानिकोल, इनका आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों हाइड्रोलाइज होंगी ही नहीं फ्रेंड्स इन दोनों के प्रेजेंस में भी।
नेक्स्ट अगर इनकी हम बात देख लें फ्रेंड्स, ये कुछ इनके एक्शन दिए हुए हैं, आप ये देख लेना, और इनकी कुछ सिलेक्टिविटी कहाँ पे एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एसिटाइल कोलिन का आपको नॉन सेलेक्टिव एक्शन देखने को मिलेगा, जबकि आप देखें मीथा कोलिन का सीवीएस पे आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे देखने को मिलेगा, जबकि रेस्ट जो ड्रग है उनका जीआईटी और ब्लैडर पे आपको एक्शन देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये टेबल जो मैंने केडीटी से ही उठाई हुई है, बेसिकली आप अगर इनको डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये ज़रूर ही याद कर लेने हैं। खासतौर से आपको ड्रग जरूर याद कर लेनी है कि कौन सी ड्रग किस एंजाइम से हाइड्रोलाइज होती है और किससे रेजिस्टेंस है उसको, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमने कुछ ड्रग्स हैं, अगर ड्रग्स की पॉइजनिंग में कौन कौन से एंटीडोट दिए जाते हैं फ्रेंड्स, उनका हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स का लाइट। अगर आप देखें एसिड अमीनोफेन का एग्जांपल अगर देखें तो एनेसिटाइल सिस्टीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि आर्सेनिक में देखें डाइमर कैप्रोल है। बारबिटूरेट की देखें तो यूरिन को एल्कलाइनेशन करना पड़ेगा, एल्कलाइन, फिर उसके बाद आप देखेंगे डायलाइसिस होगा, उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल। यानी कि ये कुछ स्ट्रेटजी हैं एंटीडोट के लिए यूज करने की अगर बारबिटूरेट पॉइजनिंग आपको देखने को मिल रही है। यूरिन एल्कलाइजेशन में अगर आप देखें तो वहाँ पे कुछ एल्कली जो हैं वो दे दिए जाते हैं, उनसे यूरिन एल्कलाइन हो जाता है फ्रेंड्स। बेंजोडाइजेपिन में आप देखें कि फ्लूमाजेलिन है, जबकि बीटा ब्लॉकर में आप देखेंगे ग्लूकागोन को दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए देखें 100% ऑक्सीजन आपको दे देनी है। कोलिनेस्टेज इनहिबिटर के आप एट्रोपिन भी दे सकते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग में आप देखें सोडियम थायोसल्फेट भी दे सकते हैं या नाइट्राइड भी दे सकते हैं। डिजॉक्सिन डीजी बैंड है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से सारे के सारे एग्जाम्पल याद रख लेने हैं। हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, लाइक हिपेरिन को प्रोटामाइन सल्फेट के द्वारा एंटीडोट दिया जाएगा, और जबकि आइसोनियाजिड की बात करें तो विटामिन B6 दी जाएगी, जिसको पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक मीथेनॉल की ट्रीटमेंट में हम इथेनॉल दे देंगे। ओपोइड की अगर बात करें तो नेलोक्सेन देंगे फ्रेंड्स, और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग की बात करें तो हम फ्रेंड्स इसमें प्रालिडोक्सिम देंगे। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स, ये वाला एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लाइक फ्रेंड्स वारफारिन में आप विटामिन के दोगे। फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियोस में भी आप देखेंगे कि अगर हमने जो ब्लड कोगुलेटिंग पाथवे था, कोगुलेशन पूरा हमने डिस्कस किया, कैसे कैसे कौन सा जो फैक्टर था कहाँ पे काम आ रहा था, वो सारा डिस्कस किया। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि विटामिन के का ब्लड कोगुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि कौन कौन से फैक्टर के लिए हेल्पफुल है, 2, 7, 9, 10। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इन 4 फैक्टर के लिए ये एज ए को फैक्टर का काम करता है। 2, 7, 9, 10 आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें इंपॉर्टेंट लगे फ्रेंड्स। इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, खासतौर से आपको जो चीज़ें बताई गई उन्हें आप बहुत अच्छे से याद रख लें। यानी कि हमने देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन आपको वो अच्छे से याद रख लेना है। फिर क्लिनिकल ट्रायल, फ्रेंड्स क्लिनिकल ट्रायल से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, उसके फेज याद रख लेने हैं। और फेज को यानी कि किसमें हम कन्फर्मेटरी थेरापेटिक कन्फर्मेटरी कह रहे हैं, किसको हम थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी बोल रहे हैं, वो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। किसमें हम हेल्थी वॉलंटियर ले रहे हैं, वॉलंटियर कितने ले रहे हैं, किसमें ब्लाइंडेड स्टडी है, किसमें सिंगल ब्लाइंडेड, किसमें डबल ब्लाइंडेड, और कौन कौन से आपको एंटीडोट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और हमने जो पीछे एग्जाम्पल पढ़े कोलिनेस्टेज यानी कि एसिटाइल कोलिनेस्टेज और ब्यूटाइल कोलिनेस्टेज कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है, और कौन सी ड्रग उनसे हाइड्रोलिसिस हो जाती है और कौन सी का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रख लेनी है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, और आपको ये हेल्पफुल लगते हैं फ्रेंड्स तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, आप चाहें तो हमें इन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।